हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। आपने पहले चैप्टर में सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में जाना। अब दूसरे चैप्टर में चलते हैं जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस अध्याय में आपको पृथ्वी के में देशांतर और अक्षांश रेखा के बारे में जानने को मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पृथ्वी है जो कुछ इस तरह से होता है, जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ये देखिए, ये अक्ष है और ये दोनों तरफ अच्छी हैं। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये पृथ्वी का एक छोटा सा स्वरूप है जिसे हम अपने हाथों में लेकर अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें देखिए कि लिखा हुआ है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदुआ जिन्हें होकर सुई गुजरती है वह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस चारों और पृथ्वी की भांति पश्चिमी और पूर्वी को घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन आप कर लीजिए। यह अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है और एक काल्पनिक रेखा बनाती है। यह अनकाल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दोनों भागों में बांटती है। इसे विषुवत रेखा कहते हैं या विषुवतीय वृत्त कहते हैं ना। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दूसरे भाग आधे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर आधे भाग में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार विषुवतीय वृत्त एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह वृत्त पर लगभग विभिन्न स्थानों पे बताने में महत्वपूर्ण एक संदर्भ बिंदु है। यानी कि आपको किसी भी जगह के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि आप किस लोकेशन पे जाना चाहते हैं, तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों आपको पता होना चाहिए। तो विषुवत रेखा ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर वृत्तों को अंशांश यानी समानांतर रेखाएं कहते हैं। अंशांशों को अंश से मापा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर ही लीजिए। विषुवत वृत्त से दो तरफ के ध्रुवों के बीच में दूरी के लगभग चारों तरफ एक वृत्त की चौथाई है। अतः माप होगा 360 अंश 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं उत्तरी अक्षांश ध्रुव का दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुवतीय वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। हाँ, तो इस चित्र में देखिए, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये बीच में एक विषुवतीय रेखा है। फिर उसके ठीक ऊपर उसमें कटबंधीय जो उत्तर ऊपर की ओर जो उत्तर जाता है उसे उसमें कटिबंधीय कहते हैं, और विषुवतीय रेखा के नीचे की ओर जो दक्षिण की ओर जाता है उसे विषुवतीय वृत्त कहते हैं। और सेम वही कंडीशन है, इसके ऊपर वाले जो दक्षिण भाग उसको कर्क रेखा बोलते हैं और इसके ठीक समानांतर अपोजिट दक्षिण भाग को मकर रेखा कहते हैं। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और ठीक ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर उसके ऊपर उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध और इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। जो विषुवत रेखा जो होती है जो 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी एंगल बनाते हैं, और उत्तरी ध्रुव जो शीत कटिबंधीय है और दक्षिणी शीत कटिबंधीय ये 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी कोण बनाते हैं। अब देखिए पृथ्वी का ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के अक्षांश पे सूर्य एक बार दोपहर को ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त यानी कि उष्ण कटिबंधीय से कहते हैं। तो आप इस चित्र में देख लीजिए, ये नीले रंग का जो आप चित्र में देख रहे हैं उष्ण कटिबंधीय और विषुवतीय वृत्त जो बीच में एंगल है, यहाँ पर ठीक 12 बजे दोपहर को एकदम सीधा सूरज पड़ता है, जिसके कारण यहाँ सबसे अधिक गर्मी पाई जाती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर को सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होती। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछे होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच और क्षेत्र के तापमान मध्यम होता है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। तो यहाँ देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय इन क्षेत्रों में कभी भी सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय पर सूर्य की किरण बिल्कुल तिरछे पड़ने के कारण यहाँ हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है।
देखिए यहाँ लिखा हुआ उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के दक्षिणीय ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। इसीलिए शीत कटिबंध हमने बताया आपको कि यहाँ सूर्य की किरण बहुत ही कम मात्रा में पहुँचती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। और क्या बताएं इसको, देखिए यहाँ का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश अगर सीधे पड़ जाए, मान लीजिए टॉर्च एक सूर्य है और ये जो पेपर है ये हमारी पृथ्वी है, अगर टॉर्च का प्रकाश अगर सीधे जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। उसी तरह जिस पृथ्वी के जिस भाग का शेप तिरछे आकार का है, यानी कि ये देख रहे हैं आप उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय और दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय, वहाँ का शेप तिरछा होने के कारण सूर्य की किरणें उस पर तिरछे पड़ती है और वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। अब देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान पर स्थित को बताने के लिए उस स्थान को अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता होती है। तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिसन द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। 20 डिग्री देखिए यहाँ पे कहाँ गया 20 डिग्री, ये रहा 20 डिग्री यहाँ पे होगा 0 से लेकर 30 के बीच में, और इधर से लेकर 0 से लेकर 30 के बीच में। ये दोनों भागों पे हिंद महासागर और कौन सा मॉरिसन द्वीप, दोनों एक ही दक्षिणी ध्रुव में आते हैं। उसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जोड़ने वाले संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सारे जितने भी देशांतर रेखाएं हैं 180 से लेके 0 के बीच में है टोटल। यहाँ पर 180 है, 150 है, 120 है, 90 है, 60 है, 30 डिग्री और 0 डिग्री। सेम इसके ठीक दाएं ओर 30, 60, 90, 120 है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामानतोर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए ये अर्धवृत्त है और तथा इसके बीच की दूरी की ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय यामात्योर आपस में मिलते हैं। अक्षांश समांतर रेखाएं से भिन्न सभी देशांतर रेखाएं यामात्योरों के लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं से व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीचिन तथा ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामात्योर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामात्योर के प्रमुख यामात्योर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा हम इसे 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम से गणना करते हैं। प्रमुख यामांतर तथा 180 यामांतर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को विभक्त करती है। यहाँ देखिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को विभक्त कर रही है अलग अलग 180 डिग्री। आप गोलों पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामात्योरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रिड बने हुए हैं। अगर आपको इन स्थानों अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी नहीं है तो ग्लोब पर आप उस स्थान को पता करके आसानी से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखने जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यानी कि आपको किसी भी जगह को अगर आपको सही जानकारी लेना है तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पता होना चाहिए। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिस एंगल को काटती है वो एंगल आपका उस एरिया के बारे में जानकारी बताता है। यानी कि एक देखिए एक क्षैतिज और एक लॉन्गिट्यूड एक लैटिट्यूड है, ये दोनों के बीच में अगर यहाँ पर कोई चीज़ इसी जगह के बारे में पता करना तो इस पॉइंट पे आपको वो जगह मिल जाएगा। देखिए ये मानचित्र दिया हुआ है, इसमें ये देखिए प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और ये फिर प्रशांत महासागर। ये दोनों जो आप चित्र देख रहे हैं
ये भाग और ये भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये मत समझिए कि ये अलग प्रशांत महासागर है और ये अलग प्रशांत महासागर है, दोनों के दोनों एक है। ये हमारा यहाँ पर ये भारत रहा +5 हाफ डिग्री, यानी कि हमारा जो समय होता है 5.5 घंटे के हिसाब से रहता है, यानी कोलकाता इसका जो मापक होता है, जो कोलकाता सेंटर होता है। ये देखिए रसिया है, ये चाइना है, ठीक है। सब जैसे जैसे इधर के बढ़िएगा समय बढ़ता जाता है, ठीक है, समय बढ़ता जाएगा और इस तरफ जाइएगा तो समय घटता जाएगा। अब चलते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी के चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही एक है कि पूरे विश्व का समान निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है। हाँ देखिए, इसके हो जाता है कि अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई लगाया जा सकता है, जो सूर्य में सबसे दोपहर को सबसे छोटी तथा सूर्योदय को सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। दोपहर के समय सबसे छोटी इसलिए होती है कि सूर्य की किरणें सीधे हमारी पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण हमारा जो, अगर आप धूप में सीधे खड़ी हैं यानी 12 बजे, तो आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। और वही आप सूर्य का प्रकाश अगर शाम को है तो आपका परछाई लंबा बनेगा। कारण है कि आप सूर्य हमसे तिरछे हो जाता है। ग्रीचिन पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। देखिए इस पॉइंट को हाईलाइट। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीचिक पूर्व में है उसका समय ग्रीचिक समय के आगे होगा और पश्चिम में है तो पीछे होगा। हमारी पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर मुड़ती है, जिसके कारण हमें सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीचिन को दोपहर के 12 बजते हैं। जब ग्रीचिन में 15 डिग्री पूर्व से होकर 15 अगर मल्टीप्लाई 4 आप कीजिएगा यानी 60 मिनट के, अर्थात ग्रीचिन समय में 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजे होगा। हमारे यहाँ अगर 12 बजे होता है तो वहाँ 1 बजे होगा। लेकिन ग्रीचिन में 15 डिग्री पश्चिम समय ग्रीचिन समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होगा। इसी प्रकार ग्रीचिन पर दोपहर को 12 बजे होगा, वहाँ 180 डिग्री अर्धरात्रि होगी, यानी कि आप जो टुंड्रा प्रदेश यानी ध्रुवीय पर होता है वहाँ 12 बजे रात को सूर्य उगती है। किसी भी स्थान पर सूर्य का आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों पे स्थानीय समय समान है। यहाँ पे आप वो जो मैप आपका जो ऊपर वाला था ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं सारा दिया है +8 +5 ये आपका समय है। यहाँ 8 घंटे 7 घंटे, यहाँ 5 घंटे 5.5 घंटे और यहाँ पे अमेरिका में -8 घंटे। अब है देखिए इसमें एक प्रश्न दिया गया है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, ठीक है। तो हम मानक समय क्यों मांगते हैं, इसका आंसर आगे देखते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों पर स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना काफ़ी कठिन होता है। भारत में गुजरने वाली रेलगाड़ी जैसे गुजरात से द्वारका तथा असम से डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली सभी या किसी भी यामोत्तर के स्थानीय समय देश का मापक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब यानी कि 82 डिग्री 30 इंच पूरब को मापक यामोत्तर समय माना गया है। इस यामोत्तर
के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटा सा नगर में रहता है। यहाँ पर एक बताया गया है कि कबीर एक लड़का है जो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह रात्रि को नहीं सो पाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच के 2 बजे अपराह्न को शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि को समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर होगा? तो भारत और ग्रीचिन के बीच पूर्व में जिसे बताया कि 82 डिग्री 30 इंच पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीचिक समय के 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत के में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ का एक अधिक समय मापक समय कुछ देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया जाता है। पृथ्वी के छोटे या 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों को बांटा गया है। इस प्रकार के प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। अब ये चैप्टर इसी तरह समाप्त हुआ और ये प्रश्न आप एक एक करके कर लीजिएगा। इसके बारे में सारे बता दिए गए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसे आप कमेंट में लिखें। और इसी तरह हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।